न्यू फ्रंट्स ओपनिंग इन हमास इजराइल वॉर। कराची में इस्माइल हनिया की तकरीर। पाकिस्तान के भिखारी सऊदी अरेबिया में केव हिरा के पास क्या कर रहे हैं? इजराइल और हमास वॉर के दौरान 10,000 गजन्स अभी तक जाँ बहक हो चुके हैं। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आलिश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हमास और इजराइल के बीच की जंग के दौरान गजा के अब तक 10,000 से ज्यादा सिविलियंस जाँ बहक हो चुके हैं। फुटेजेस वायरल हो रही हैं, लेकिन दुनिया के कंट्रीज और लीडरशिप अब तक सेम पेज पर नहीं आ सके कि फौरी तौर पर सीज फायर होना चाहिए। प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से ह्यूमैनिटेरियन पॉज की बात की गई, लेकिन उनका कहना यह था कि ये ह्यूमैनिटेरियन पॉज होस्टेजेस को पुल आउट करने के लिए होना चाहिए। वो होस्टेजेस जो कि हमास ने पकड़ रखे हैं 222, वो होस्टेजेस हमास के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत 10,000 उन पैलेस्टीनियंस की निस्बत जो अब तक इस जंग में अपनी जान खो चुके हैं। वहीं पर इस जंग में अब नए फ्रंट्स भी खुल रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ये पहले ही मल्टी फ्रंट वॉर बन चुकी है, लेकिन ये तो कुछ दिन पहले की बात थी। उन फ्रंट्स से भी आगे बढ़कर अब कई और फ्रंट्स भी खुल रहे हैं। जैसा कि हिजबुल्ला इस वक्त इजराइल के साथ बाकायदा जंग में शामिल है। हिजबुल्ला की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और हुतीस ट्राइब्स की तरफ से भी हमले किए गए, और उसके बाद इजराइल की तरफ से उनका जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन इस जंग में अब हिजबुल्ला के साथ ईरान भी शामिल होने की खबरें आ रही हैं। ईरान की तरफ से जहां हिजबुल्ला को सपोर्ट किया जा रहा है, वहीं पर एक बड़ी खबर यह भी है कि वैंगर और रशिया के प्राइवेट ग्रुप्स, मलेशिया और मर्सेनरीज ग्रुप अब इस जंग में शामिल हो रहे हैं। रशिया की तरफ से ऐसे ग्रुप्स अपने तय इस जंग में शामिल हो रहे हैं, जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि यूएस की गहरी नजर है, और ये देखा जा रहा है कि और कौन कौन इस जंग में शामिल हो रहा है। तो इस बात से आप अंदाजा कर सकते हैं कि सिचुएशन किस हद तक खतरनाक हो चुकी है। इसी जंग के दौरान पाकिस्तान से हमें पहले भी एक खबर ये मिली थी कि खालिद मशाल ने जेयूआई की एक रैली में खिताब किया है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि कराची में जेयूआई के एक कॉन्फ्रेंस में हमास के लीडर इस्माइल हनिया ने स्पीच की है, खिताब की है, जिसमें इस्माइल हनिया की तरफ से ये कहा गया कि पैलेस्टीन की माएं और बहनें आपका इंतजार कर रही हैं, आपकी राह तक रही। इसका मतलब ये था कि लोगों को जिहाद की दावत दी गई। लेकिन ये कोई नई बात इसलिए नहीं है कि इससे पहले भी ये बात खालिद मशाल की तरफ से की गई थी, लेकिन इस्माइल हनिया जो कि इस वक्त हमास को लीड करने वाला नाम है, क्या ये बात दुरुस्त होगी, या ये बात पाकिस्तान के लिए ठीक रहेगी कि जिस लीडर को इस वक्त दुनिया की बड़ी ताकतों की तरफ से एक दहशतगर्द करार दिया गया है और जिसकी तरफ से एक इजराइल में हमला किया गया, और उसके बाद जो है ये जंग स्टार्ट हुई, तो ऐसी सिचुएशन में मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट होना एक और बात है, यानी लोगों का निकलना, उस प्रोटेस्ट में शामिल होना, क्योंकि जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की ही पार्टी की तरफ से और जमात इस्लामी की पार्टी की तरफ से, यानी जो इस्लामिस्ट पार्टीज हैं उनकी तरफ से जो प्रोटेस्ट किए गए हैं, उसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, उनके सपोर्टर्स ने शिरकत की। लेकिन ये बात अपनी जगह पर है कि हमास का सबसे बड़ा लीडर पाकिस्तान के शहर कराची या इस्लामाबाद में लोगों से लाइव एड्रेस करता है। इस्माइल हनिया ने अपनी स्पीच में ये कहा कि आपकी सपोर्ट बैतुल मक़दस की सपोर्ट है, और कराची में कॉन्फ्रेंस से उन्होंने ये एड्रेस किया, और किसी जगह पर ये कहा जा रहा है कि इस्माइल हनिया ने ये एड्रेस इस्लामाबाद में किया। इस्लामाबाद में ये उसका खिताब था या ये कराची में था, एक ही बात है, लेकिन पाकिस्तान में ये स्पीच की गई
खबर हर तरफ ये जा रही है। तो मेरे सामने इस वक्त जियो न्यूज़ ओपन है, जहाँ पे ये मौजूद है और ये बात कही गई है कि इस्माइल हनिया ने मौलाना फजलुर रहमान को पैलेस्टीनियंस का वो स्टैंड पेश कर रहे हैं और माएँ बहनें आपकी तरफ देख रही हैं और अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन पर ज़ुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। फ़लस्तीन की औरतें, बच्चे, उलमा सब जंग के मैदान में हैं और उम्मत गवाह है कि हम तवील जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इस्माइल हनिया से क्या वहाँ पर किसी ने ये सवाल किया कि सरकार, आप खुद कहाँ पर हैं इस वक्त? क्या आप फ़लस्तीन में जंग लड़ रहे हैं? क्या आप फ़लस्तीन के 10,000 लोग जो इसमें जाँ बहक हो चुके हैं, वो आपकी आँखों के सामने वहाँ पर मारे गए हैं? या आप कतर में बैठे हैं? या आपकी तमाम लीडरशिप कतर में मौजूद है? वहाँ पर यकीनन उस रैली में ये सवाल किसी ने नहीं किया होगा, क्योंकि वहाँ पर मौजूद लोगों के ज़हनों में ये सवाल उठ ही नहीं सकता। वो ज़हन ऐसे नहीं है, वो दिमाग ऐसे नहीं है जो ये क्वेश्चन रेज़ कर सकें और इस्माइल हानिया से पूछ सकते कि 10,000 पैलेस्टीनियन जो अपनी जानों से गए हैं, वो किस हमले के बाद ये जंग स्टार्ट हुई है, जिसके नतीजे के तौर पर वो अपनी जानें उन्होंने दी और इस वक़्त जो वहाँ पर एक तबाही मची हुई है पैलेस्टीन में, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसके रिस्पॉन्सिबल क्या आप हैं, जिन्होंने वो हमला किया? और अब क्या आप और फिर ये भी कि इस्माइल हनिया ने पाकिस्तानियों को, जिन लोगों को कहा कि जिहाद के लिए निकलिए, तो क्या किसी ने पूछा कि क्या आप भी हमारे साथ जिहाद पर चलेंगे? ये सवाल किसी ने नहीं पूछा होगा, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर ये सवाल पूछा जाए अब कुछ बाहर की अथॉरिटीज़ की तरफ से कि पता नहीं हो क्या रहा है। चलिए, इससे आगे बढ़ते हैं। इस्माइल हानिया से ये भी पूछने की ज़रूरत है कि जो गज़ा में टनल्स बनाई गई हैं, जिसकी जो कॉस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेरे सामने कुछ उसकी खबरें ये थी कि 500 किलोमीटर ऑफ टनल्स हमास बिल्ट क्रिस क्रॉसिंग गज़ा, यानी गज़ा के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जो टनल्स बनाई गई हैं वो 500 किलोमीटर्स ऑफ टनल्स कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो लंदन मेट्रो है उससे ज़्यादा तवील ये टनल्स बनाई गई हैं और ये कंक्रीट है और ये कंक्रीट इलेक्ट्रिक टनल्स कही जाती हैं, जिसमें एयर वेंट्स और रूम्स भी हैं और 50-70 मीटर अंडरग्राउंड तक ये टनल्स बनाई गई हैं और इसमें जो कॉस्ट है वो ये कही जा रही है कि अगर आप 1 किलोमीटर ऑफ टनल जो है उसका सिर्फ इक्वल कर लें जो उसके ऊपर एक्सपेंडिचर आता है, तो 3 स्टोरी आप क्लिनिक एक बना सकते हैं। यही अच्छा होता कि हमास एक टनल की जगह पर एक हॉस्पिटल ही बना देता, लेकिन ये बात तो बहुत पीछे रह गई। हालात तो ये चल रहे हैं कि रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से अब ये कहा गया है कि न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करने पर अब जो पाबंदी थी वो हटा दी गई है। जौहरी हथियारों के साथ तजुर्बात ना करने के मुआहदे से बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने अपने आप को पुल आउट कर लिया है। इसके साथ ही कई डेकेड्स के बाद रशिया में जौहरी तजुर्बात करने के अब राह हमवार हो गई है। सिर्फ न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी से अपने आप को बाहर निकाल लिए। उन्होंने कहा है बाय बाय टाटा, अब ये बहुत हो गया। देखें, ऐसे वक्त में कि जब ये जंग चल रही है और उसमें रशिया भी किसी ना किसी तरीके से शामिल है, बल्कि अब तो उसमें जो ग्रुप्स कहे जा रहे हैं कि उसमें जा रहे हैं, उनका ताल्लुक वहां से है, तो इसके बाद ये बड़ी ही खतरनाक सूरत हाल बन जाती है कि ऐसे वक्त में रशिया की तरफ से कहा जाता है कि हम जो न्यूक्लियर टेस्ट है उसके ऊपर जो बैन था हम उस ट्रीटी से निकल रहे हैं। और साथ ही रशिया ने ये भी कहा है कि इजराइल को अपने आप को डिफेंड करने का कोई हक हासिल नहीं है, क्योंकि इजराइल ने गजा में कब्जा कर रखा है। तो इससे रशिया का जो स्टैंस है वो खास तौर पर बिल्कुल सामने वाज़ेह होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब की इजराइल से रिलेशंस रखने की और रिलेशंस बनाने की जो दिलचस्पी है वो बरकरार है। ये कहना है प्रेस ब्रीफिंग के दौरान स्पोक्स पर्सन जॉन कर्बी का, और उन्होंने ये कहा कि सऊदी अरेबिया गजा की जंग के बाद इसराइल के साथ अपने रिलेशंस बनाने के लिए दिलचस्पी रखता है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया ने ये हमें यकीन दिलाया है कि वो गजा जंग के बाद इजराइल को रिकग्नाइज कर लेगा और उसके साथ अपने रिलेशंस जो हैं वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ आएंगे। लेकिन अब हम आपको ये बताएंगे कि एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि इस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है वो उसको पोस्ट किया जा रहा है, जिसमें जो कि कोई साहब है उन्होंने बनाई है। और हमने कुछ दिन पहले जो आपको खबर दी थी कि जनाब
پاکستان کی طرف سے جو خاص طور پر گلف کنٹریز ہیں ان کو بڑی شکایت آ رہی ہے کہ آپ کے جو بھکاری ہیں جو مانگنے والے ہیں وہ اٹھ اٹھ کے جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جہازوں میں بیٹھ بیٹھ کر ہمارے ملکوں میں آ رہے ہیں، اور اس میں خاص طور پر جو کنٹریز ہیں وہ سعودی عربیہ، یو اے ای، یعنی وہ گلف کنٹریز جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ مزدوری کے لیے، محنت مزدوری کے لیے جاتے ہیں۔ دیکھیں وہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بات اپنی جگہ پر کہ پاکستان سے جو جاتے ہیں لوگ دوسرے ملکوں کو، وہ ذرا کوئی وائٹ کالر جابس جو ہیں اس کے لیے کم جاتے ہیں، زیادہ جو ہیں وہ مزدور طبقہ جاتا ہے جو کہ کنسٹرکشن کے اس طرح کے کاموں میں کرتا ہے، لیکن وہ محنت مزدوری وہاں پہ جا کے کرتے ہیں، بڑے مشکل حالات میں لیتے ہیں، لیکن روزی کماتے ہیں، اپنے خاندان کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن انتہا سے زیادہ بری بات اور شرمندگی کا باعث ہے کہ پاکستان کے بھکاری جہازوں میں بیٹھ کر وہاں پر جا رہے ہیں کہ پاکستان میں بھیک ملنا بھی بند ہو گئی ہے۔ اب یہ ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے یہ تو اس سے بھی زیادہ جگ ہسائی کی بات ہے کہ پوری دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ غار ہرا کی جو سیڑھیاں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت طویل سیڑھیاں جو اوپر تک جاتی ہیں، تو اس کیو تک، پہاڑ تک جانے کے لیے ان سیڑھیوں پر لائن سے پاکستان کے بھیکاری بیٹھے ہیں، بیگرز بیٹھے ہوئے اور مانگ رہے ہیں۔ اور یہ ویڈیو کسی پاکستانی نے بنائی ہے جو وہاں پر گیا ہے، اور وہ یہ دکھا رہا ہے کہ دیکھیں، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ سب کے سب جو بھکاری بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستانی، شکل دیکھ کے ہی پاکستانی لگ رہے ہیں، اس پہ ان کو کوئی سرٹیفکیٹ دینے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، یا اپنا آئی ڈی کارڈ دکھانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ آپ جب یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شکل سے ہی بھکاری لگ رہے ہیں۔ اب یہ وہاں پر رہنے والے پاکستانی ہیں، ان کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، ان کی جابس چھوٹ گئی ہیں، ان کے پاس کوئی اور وہ ہے نہیں سلسلہ، اس لیے وہ وہاں پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہے ہیں، یا پھر یہ وہی پروفیشنل بھکاری ہیں جو پاکستان سے اٹھ کر جہازوں میں بیٹھ کر جا رہے ہیں وہاں پر، اور وہاں سے یہ نام بدنام کر رہے ہیں ملک کا۔ یہ دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے اتھارٹیز کو، ان کو چاہیے کہ اس ویڈیو سے آئیڈینٹیفائی کریں کہ اگر تو وہیں کا کوئی پاکستانی ہے جو وہاں پہ رہتا ہے، کام کرتا ہے، اس کی جاب ختم ہو گئی ہے، اس کو ضرورت ہے، تو پھر تو آپ اس کے ساتھ کچھ اور طریقے سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ وہ پاکستانی ہے جو کہ ان کا پروفیشن یہ بن چکا ہے کہ یہاں سے جہازوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے لائن سے بیٹھے ہوئے سیڑھیوں پر کیو ہرا کی اور بھیک مانگ رہے ہیں، اب آپ سوچئے کہ اس کے اندر یعنی بھیک پنے میں بھی، بھکاری بن میں بھی کتنی ڈس آنیسٹی ہے، اس کا آپ اندازہ کریں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ یاد ہو گیا، پنکھا چلا دو، پنکھا تو پہلے ہی چلا سکتے تھے۔